सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द रचना समास। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शब्द रचना समासों के द्वारा किस प्रकार से की जाती है। पाठ 7, शब्द रचना समास। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जितना शीघ्र हो सका वन में वास को चले गए। कमल के समान नैन वाले श्री राम अपने पिता के अमृत रूपी वचन को निभाने में सफल रहे। अब आप इन वाक्यों को निम्नलिखित रूप में पढ़िए। राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा अनुसार यथाशीघ्र वनवास को चले गए। कमल नैन श्री राम अपने पिता के वचनामृत को निभाने में सफल रहे। आपने देखा कि पहले गद्यांश में रेखांकित शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। समास इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा, दो अनुच्छेद पढ़े। पहले में हमने देखा कि किस प्रकार से जो रेखांकित शब्द हैं उनको लिखा गया है, और अगले वाले जो अनुच्छेद में क्या किया, उन रेखांकित शब्दों को छोटा करके संक्षिप्त रूप में लिखा गया। अगर हम उन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ें तो हम देखेंगे कि जो संक्षिप्त रूप में लिखा गया है अनुच्छेद, वो पढ़ने में एकदम सुंदर लग रहा है, मनोहर लग रहा है। ठीक है, भाषा को प्रभावशाली बनाने का कार्य कर रहा है। तो शब्दों को संक्षिप्त करने की इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। इसके प्रयोग के द्वारा हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली बन जाती है। तो समास की जो परिभाषा होगी वो होगी, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि आपस में संबंध रखने वाले शब्दों, और जब कई सारे शब्द हो उनको हम एक छोटा रूप प्रदान कर दें, संक्षिप्त रूप प्रदान कर दें, इस मेल को समास कहा जाता है। जैसे माता और पिता, माता पिता। ठीक है, बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। देश का वासी, देशवासी। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। शब्दों को भाषा की एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है, लेकिन जब भी हम शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंतर्गत करते हैं तो वो सारे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं वो पद बन जाते हैं, यानी कि उनको पद कहा जाने लगता है। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम? इस प्रकार बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जैसे माता पिता, समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देशवासी, तो देश और वासी दो शब्दों से बना है, तो जो पहला वाला शब्द है देश, उसको पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहेंगे। तो जो हम सारे पदों को जो मिलाकर एक शब्द बना देते हैं उसे सामासिक पद या फिर समस्त पद कहा जाता है। और दो शब्द जब रहेंगे, पहला वाला पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद, समास में से पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशवासी, देश का वासी विग्रह। अगर हमने पदों का समास बना दिया है, ठीक है, सामासिक पदों को अगर हम अलग अलग करके लिखें, उनको तोड़कर लिखें, तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा समास विग्रह। अब इस समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं अब ये जानते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। तो हमारी भाषा में समास के 6 भेद माने गए हैं। वो हैं अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास करने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, वहां अव्ययीभाव समास होता है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होगा, दो पद हैं, पहला वाला पद होगा अव्यय, और जब हम उन शब्दों का समास करेंगे तो पूरा शब्द जो समास के बाद बनेगा, यानी कि सामासिक पद, वो पूरा ही अव्यय की भांति कार्य करेगा। उदाहरण पढ़ते हैं, तालिका दी हुई है। पहले में सामासिक पद है और दूसरे में विग्रह करके दिखाया हुआ है कि हम समास का विग्रह किस प्रकार से करेंगे। आ जन्म, जन्म भर। तो आ जन्म में हम देख रहे हैं दो शब्द है, आ और जन्म।
तो आ क्या है, वो एक अव्यय है, और अगर हम इनका विग्रह कर रहे हैं तो बन रहा है जन्म भर। बेशक, शक के बिना, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, रातों रात, रात ही रात में, प्रत्येक, एक एक प्रति एक, अनजाने, बिना जाने। तो हमने सब शब्दों में देखा, आ, बे, प्रति, प्रति, फिर अनजाने, ये सारे क्या हैं, ये एक अव्यय है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जहां दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे भूरा घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में घोड़ा शब्द विशेष्य है तथा भूरा विशेषण है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, अतः घोड़ा विशेष्य है जबकि भूरा विशेषण है। तो कर्मधारय जो बच्चों समास होता है उसमें या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध रहेगा या फिर उपमान और उपमेय का संबंध रहेगा। विशेषण हम जानते ही हैं, जहां पर शब्दों की यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण शब्द होते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होगा। तो विशेषण और विशेष्य का जहां संबंध होगा वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, भूरा घोड़ा तेज दौड़ता है, तो भूरा घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है, वो भूरा है, तो भूरा विशेषण और घोड़ा विशेष्य है। अब है नेक्स्ट जो हमारा संबंध होता है इसमें उपमान और उपमेय का, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से, व्यक्ति से तुलना की जा रही है वो होगा उपमान, और उपमेय वो होगा जिसकी तुलना की जा रही है। अब है कर्मधारय समास के पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके साथ साथ कई सामासिक पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। कहीं कहीं पर विशेषण विशेष्य का होगा, कहीं पर उपमेय उपमान का होगा। तो चलिए पढ़ते हैं किस प्रकार से होता है। पुरुषोत्तम, हमारा जो शब्द बना है समास करने के बाद वो है पुरुषोत्तम, और विग्रह का अगर हम इसके दें, पुरुषों में उत्तम हो जो। हमेशा जो कर्मधारय का जो विग्रह होगा वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो पुरुषों में उत्तम, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, पुरुष की, पुरुषों में सबसे उत्तम बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे ही नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता है नीला, तो विशेषण विशेष्य का संबंध है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ पर क्या की जा रही है, अग्नि की तुलना क्रोध से की जा रही, तो उपमेय उपमान का संबंध हो जाएगा। चरण कमल, चरणों की तुलना किससे की जा रही, कमल से की जा रही, तो उपमेय उपमान का संबंध है। कमल के समान चरण। दुरात्मा, दुर, बुरी है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बताई जा रही कि वो बुरी है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध। परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद, परमानंद यानी कि विशेषता बताई जा रही है आनंद, तो विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। यानी कि जो समास बनने के बाद जो हमारे पास पद आ रहे हैं, समासिक पद, समस्त पद, उनमें जो पहला वाला जो शब्द होगा वो संख्यावाची होगा, यानी कि कोई ना कोई संख्या को बता रहा होगा। तो उदाहरण है दोपहर, दो पहरों का समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। तो जब भी हम इसका विग्रह करते हैं द्विगु समास का, तो अंत में या तो समाहार आता है या फिर समूह आता है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे ही पदों में पहला पद है वो संख्यावाची है, इसीलिए ये द्विगु समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर योजक शब्द लगते हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या होता है समास में, क्या होता है, कहीं पर पूर्व पद की प्रधानता होती है और कहीं पर उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद ही बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि या तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे के विलोम होते हैं। उदाहरण देखते हैं, खरी खोटी, खरी और खोटी। हानि लाभ, हानि और लाभ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दाल भात, दाल और भात।
माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो जब हम इनका विग्रह कर रहे हैं, तो अगर हम विग्रह नहीं कर रहे समस्त पद में योजक चिन्ह लगाएं, और जब हम विग्रह कर रहे हैं तो कोई ना कोई योजक शब्द आएगा। वो और भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है, एवं भी हो सकता है, या भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं या तो एक दूसरे के पूरक हैं या फिर एक दूसरे के विलोम हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, दो पद होंगे, इसमें पहला पद प्रधान नहीं होता, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उसकी उसकी जो कह सकते हैं मुख्यता, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो महत्व है वो ज्यादा होता है। तो तत्पुरुष समास की सर्वोत्तम पहचान है कि इसके समस्त पदों में कारक प्रसर्ग या विभक्तियों का लोप होता है जो विग्रह करने पर प्रकट हो जाती हैं। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इन्हें प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। अगर हमें तत्पुरुष समास की पहचान करनी हो तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जो समस्त पद है उसको हम विग्रह करके देख लेंगे। जब भी हम विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं और हमारी प्रसर्ग और विभक्तियां आ जाती हैं। इसी हिसाब से इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास के विषय में। जिस समस्त पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। यानी कि ऐसे समस्त पद जिसमें को, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, उस विभक्ति का लोप हो जाता है और जब हम विग्रह करेंगे तो वो प्रकट हो जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष होगा। तो पढ़ते हैं, तालिका दी हुई है, पहले में सामासिक पद और दूसरे में विग्रह करके दिखाया हुआ है। विदेश गमन, विदेश को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात गया हुआ, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, विमान चालक, विमान को चलाने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाली। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो को चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, अतः ये कर्म तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। जिस समस्त पद में करण कारक की से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो वहां करण तत्पुरुष होता है। ऐसे समस्त पद जिसके अंदर करण कारक की विभक्ति से है, हम जानते हैं करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा है, इन दोनों का जहां लोप होता है, ठीक है, कहीं पर से का होगा और कहीं पर के द्वारा का होगा, तो वहां पर होगा करण तत्पुरुष समास। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये विभक्तियां हमें दिखाई देंगी। उदाहरण पढ़ते हैं, भूखमरा, भूख द्वारा मरा हुआ, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, मन चाहा, मन से चाहा, रेखांकित, रेखा से अंकित, हस्तलिखित, हस्त या फिर हाथ से लिखित। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें दिखाई दे रहे हैं चिन्ह द्वारा और से, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे जहां पर समस्त पद के अंतर हमें संप्रदान कारक की विभक्ति जो हम जानते हैं के लिए वो उसका लोप हो, वो दिखाई ना दे, और जब हम विग्रह करें तो वो प्रदर्शित हो जाए, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण पढ़ते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, रसोई घर, रसोई के लिए घर, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, शयन कक्ष, सोने के लिए कक्ष। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि किस प्रकार से के लिए विभक्ति जब हम विग्रह कर रहे हैं तो प्रकट हो रही है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष है। नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में आपादान कारक की से विभक्ति का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। आपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग अलग या पृथक होने के भाव में किया जाता है। तो अपादान तत्पुरुष का चिन्ह होता है से, लेकिन ये अलग होने का भाव हमें दर्शाता है। समस्त पद में इस विभक्ति का लोप हो जाता है और जब हम विग्रह करते हैं तो ये प्रकट हो जाती है। देखते हैं किस प्रकार से। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला गया हुआ, गुणहीन, गुण से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट,
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन। तो हमने यहाँ पर देखा कि से विभक्ति का लोप है, विग्रह करने पर दिखाई दे रही है, लेकिन अलग होने के भाव में। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संबंध कारक की, का, की, का तथा की विभक्तियों का लोप हो, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष के जो कारक चिन्ह है वो होते काके की, रा, रे, री, ये सारे होते हैं जहां पर इन विभक्तियों का लोप हो जाता है और जब हम विग्रह करते हैं प्रकट हो जाती हैं, वह संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, दीनानाथ, दीनू के नाथ, गंगा जल, गंगा का जल, राज्यसभा, राजा की सभा, जलधारा, जल की धारा, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से के, का, की, इन सब का लोप हो रहा है। तो ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की में और पर विभक्तियों का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह है में और पर है, समस्त पद में इन दोनों का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर प्रदर्शित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण है दानवीर, दान में वीर, डिब्बाबंद, डिब्बे में बंद, सिर दर्द, सिर में दर्द, ध्यान मगन, ध्यान में मग्न। तो हमने देखा कि किस प्रकार से में विभक्ति का लोप हुआ है और विग्रह करने पर दिखाई दे रही है। ये अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। हमारा अगला समास है जो नंबर 6 पर है, वो है बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रावण को दशानन भी कहते हैं, गणेश जी लंबोदर कहलाते हैं, भगवान विष्णु का नाम चक्रपाणि है, मां श्वेतांबरा सरस्वती हैं। दशानन, लंबोदर, चक्रपाणि, श्वेतांबरा क्रमशः रावण, गणेश जी, विष्णु जी व मां सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द हैं। ये सभी शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार से उदाहरणों में दशानन, लंबोदर और चक्रपाणि, श्वेतांबरा, ये जो रंगीन शब्द लिखे हैं इनका प्रयोग हुआ है, जो कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, क्योंकि हम इनका उपयोग किसी अन्य अर्थ के लिए नहीं कर सकते। ये अपना विशेष अर्थ प्रदान करते हैं और केवल इन्हीं शब्दों के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो अपितु तीसरा पद ही प्रधान हो, अर्थात समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ बतलाता हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, दो पद होंगे, पूर्व पद, उत्तर पद, लेकिन दोनों पद ही प्रधान नहीं होंगे, वो अन्य पद की ओर इशारा करेंगे और वो अन्य पद ही प्रधान होगा। यानी कि दोनों शब्द मिलकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं इस समास में, और वो ही प्रधान होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसके उदाहरण क्या हैं। समासिक पद और विग्रह तालिका में दिए गए। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। गिरिधर, गिरी पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु किरणें, माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पद हैं, ठीक है, लेकिन दोनों पद मिलकर भी अपना अर्थ नहीं बता रहे हैं, तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, चतुर्मुख का चार मुख हैं जिसके, चतुर्मुख का मतलब ही चार मुख हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जिसके अर्थात ब्रह्मा, ये ब्रह्मा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बहुव्रीहि समास में हमेशा अन्य पद प्रधान होता है और अर्थार्थ के बाद हम तीसरे पद का नाम लिखते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। गिरिधर, गिरी पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु किरणें, माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। अगर हम केवल इतना ही लिख दें जिसकी, तो हमारा पूर्ण अर्थ नहीं पता चल पा रहा इस समास का, इसलिए हमें तीसरा शब्द लिखना ही होता है और वो ही प्रधान होता है। यही बहुव्रीहि समास की विशेषता है। अब हमने समास के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, समास के अर्थ को जान लिया, उसके भेदों को भी विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। अब हम पाठ का एक बार अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है चतुर्भुज, 4 पैरों का समूह, 4 हाथों भुजाओं का समूह, 4 बाहों का समूह, 4 त्रिभुजों का समूह।
तो चतुर्भुज का अर्थ है चार हाथों अर्थात भुजाओं का समूह। हमारा जो बी विकल्प है वो सही है, लगा देंगे बी विकल्प वाले गोले पर। अगला पढ़ते हैं, अकाल पीड़ित, अकाल के साथ पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल में पीड़ित, अकाल और पीड़ित। तो अकाल पीड़ित का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, अकाल से पीड़ित। हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा, लगा देंगे बी विकल्प पर। लास्ट वाला पढ़ते, सिर दर्द, सिर का दर्द, सिर में दर्द, सिर पर दर्द, सिर और दर्द। तो हमारा इसमें बी विकल्प सही है, सिर में दर्द। तो चलिए करते हैं, लगा देते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में समस्त पद छांटकर उनका विग्रह कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें समस्त पद को छांटना है और फिर उनका विग्रह कर कर लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला है, राधा कृष्ण की अद्भुत छवि देखकर भक्त मुग्ध हो गए। तो हमारा जो समासिक पद है, समस्त पद है, वो है राधा कृष्ण। तो क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण। ठीक है, और राधा और कृष्ण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जमा दिया गया, करी हटा दे तो राधा कृष्ण हो जाएगा। सेठ माधवदास रातों रात धनी हो गया। तो रातों रात, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं, रातों रात विग्रह बनेगा रात ही यहाँ पर चिन्ह की जरूरत नहीं, रात ही रात में। ठीक है, नेक्स्ट है, चिड़ी मार ने चौराहे पर एक अनोखा पक्षी देखा। तो यहाँ पर चौराहे फिर हो जाएगा चार राहों का समूह। राजकुमार ने भर पेट, भर पेट भोजन किया। तो पेट भर के, पेट भर। नेक्स्ट है, नीलम रसोई घर में भोजन पका रही है। तो रसोई घर क्या हो जाएगा, रसोई घर का, रसोई के लिए घर, रसोई घर का विग्रह रसोई के लिए घर, भरपेट का पेट भर। तो ये आप कर लेंगे, यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जमा के चिन्हों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम इनका विग्रह करते हैं तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, करेंगे। चौराहे का चार राहों का समूह, भरपेट पेट भर, और रसोई घर रसोई के लिए घर। तो बच्चों, जो मैंने आपको दो उदाहरण करके दिखा दिए हैं, बाकी जो तीन बचे हैं वो आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पूर्व पदों के साथ उचित उत्तर पद जोड़ते हुए सामासिक शब्दों का निर्माण कीजिए व समास के भेद का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सामासिक पद बनाने हैं, जरूरी जो शब्द है वो हम उसमें जोड़ देंगे और फिर एक समासिक पद बनाएंगे और फिर समास के भेद का नाम लिखेंगे। इन्होंने उदाहरण दिखाया हुआ है, तो उदाहरण है बैल, उसके बाद हमने समासिक पद बनाने के लिए उसमें जोड़ा गाड़ी। हमारा शब्द बन गया बैल गाड़ी, समासिक पद बन गया, और ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं। पहला है जन्म, उसके बाद हम मृत्यु जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो समासिक पद बनेगा वो बन जाएगा जन्म मृत्यु, ये बन गया हमारा। और समास का भेद हो जाएगा द्वंद्व समास। ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। अब हमें मन के बाद जोड़ना है कुछ और समासिक पद की रचना करनी है। तो मन के बाद हम जोड़ देते हैं चाहा, तो हमारा समासिक पद बन गया मन चाहा। और ये है किसका, करण, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और ये था हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण।
नेक्स्ट है महादेव। अब महा के बाद देव जोड़ रहे हैं तो हमारा शब्द बन जाएगा समासिक पद महादेव। और अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण, क्योंकि अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा महान है जो देव, अर्थ शंकर, शिव, हम कुछ भी लिख सकते हैं। बहुव्रीहि समास हो गया ये। अगला है अकाल। अकाल के बाद हम पीड़ित लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अकाल, अकाल पीड़ित। ये पूरा एक ही शब्द है, अकाल पीड़ित। ठीक है, विग्रह करते हैं तो अकाल से पीड़ित, तो ये भी हमारा किसका है, ये हमारा हो जाएगा अलग। अकाल से पीड़ित यानी कि क्या हो रहा है, अकाल से पीड़ित है, परेशान है, तो ये भी से का चिन्ह आ रहा है तो करण। तत्पुरुष समास का उदाहरण है करण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 उदाहरण करके दिखा दिए हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला है रुपया। ठीक है, रुपया के आगे आपको कोई भी शब्द लगाना है और नए शब्द की समासिक पद की रचना करनी है। ठीक है, उसके बाद यथा, यथा के बाद कोई शब्द लगाएंगे। चंद, चंद के बाद लगाएंगे नील, नील के बाद कोई शब्द लगाएंगे। भर, भर के बाद लगाएंगे और रसोई के बाद भी लगा देंगे। इस प्रकार से आप नए शब्दों की रचना कर, एक बार मैं बोलकर बता देती हूँ कि कैसे लगाने हैं। ठीक है, फिर आप खुद कर लेंगे। जैसे रुपया, उसके बाद आप पैसा लगा देंगे, हमारा शब्द बन जाएगा समास पद रुपया पैसा। यथा, उसके बाद शक्ति लगा देंगे यथा शक्ति। चंद, चंद के बाद रुपया लगा देंगे चंद रुपया। नील, उसके बाद शक्ति नील, नील के बाद लगा देंगे कंठ, नील कंठ बन जाएगा। भर, भर के बाद पेट लगा देंगे भर पेट बन जाएगा। और रसोई के बाद घर लगा देंगे, तो ये शब्द बन जाएंगे। और फिर इसके बाद आप समास के भेद का नाम लिख देंगे। ये कार्य आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से नए शब्द हम समास के द्वारा भी बना सकते हैं। समास के द्वारा भी हम नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं, इसके द्वारा हमारी भाषा प्रभावशाली बन सकती है। हमने समास के अर्थ को जाना और उसके विभिन्न भेदों के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करा, उदाहरणों के द्वारा समझने की भी कोशिश की। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अभ्यास कार्य को जो दिया गया है उसको पूर्ण कर लेंगे, पाठ को समझकर करने की कोशिश करेंगे अपने कार्य को। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।